नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्शन में हैं। सेफ्टी को लेकर उन्होंने रेलवे के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठकें की। अधिकारियों से सभी स्टेशनों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है। शुरुआती जांच में सिग्नल सिस्टम में खराबी की बात सामने आई थी। इसे देखते हुए देश के सभी स्टेशनों में ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं। पूरी डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताएं आखिर इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आया? बालासोर में दुखद रेल हादसे के बाद रेलवे में सेफ्टी को लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचते ही रेल मंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें सभी रेलवे बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ सभी रेलवे जोन के जनरल मैनेजर और डीआरएम यानी कि डिविजनल रेल मैनेजर भी इस बैठक में शामिल हुए। इन तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे में सेफ्टी के पहलू को लेकर के गहन चिंतन किया गया। लेकिन एकमात्र जो फोकस एरिया रहने वाला है वो यही है कि रेलवे में जो मैकेनिज्म है वो टेम्पर प्रूफ रहे, यानी कि किसी भी तरीके से उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सके। क्योंकि ये जो बालासोर रेल हादसा हुआ, इसमें शुरुआती जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की बात सामने आई थी, यानी कि किसी ने सॉफ्टवेयर में ये जो तकनीकी पहलू है इसमें छेड़छाड़ करी थी, जिसके बाद ये बड़ा दुखद हादसा हुआ। लिहाजा इस वक्त पूरा फोकस इस बात पर बना हुआ है कि सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए और आने वाले वक्त में जो भी मैकेनिज्म डेवलप हो वो फुल प्रूफ रहे, उसमें कहीं पर भी टेम्परिंग की कोई गुंजाइश ना रहे। इसी को लेकर के ये बड़ी बैठक की गई है। सभी जोनल मैनेजर्स को, जीएम डीआरएम को ये आदेश दिया गया है कि वो अपने स्तर पे सेफ्टी ऑडिट करेंगे, वो देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि जो भी इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो सभी जोन में दुरुस्त रहे, उसमें किसी भी तरीके की कोई चूक या गड़बड़ी ना रहे। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कहीं से अगर कोई शिकायत या कोई अलर्ट मैसेज भी आता है या आया हुआ है उसको भी गंभीरता से ले और उस पर एक्शन लिया जा सके। और ये जो सेफ्टी ऑडिट जो अब यहाँ होगा और उस पर पूरा फोकस बना हुआ है, माना जा रहा है कि अगर जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं या जिन्होंने बरती है उन पर गाज गिर सकती है। तो एक बड़ा एक्शन यहाँ पर रेल मंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। एक तरफ तो रेलवे तो दूसरी तरफ सीबीआई भी एक्शन मोड में आ चुकी है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच अब शुरू हो चुकी है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल पहुंचकर इसका जायजा लिया। अधिकारियों ने हादसे वाली ट्रैक और सिग्नल रूम का मुआयना किया। साथ ही बालासोर जिले के कई रेल कर्मियों से इस बारे में बातचीत की। सीबीआई इस बात का पता लगाएगी कि 3 ट्रेनों के आपस में टकराने की वजह क्या कोई साजिश थी या महज एक हादसा। हादसे की शुरुआती जांच में सिग्नल और लॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की बात सामने आई है। हादसे में अब तक 288 लोगों की दुखद मौत हुई है। घायलों का इलाज जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिदनापुर के एक अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना। अस्पताल का लिस्ट, मॉर्चुरी का लिस्ट, टेम्पोररी फास्ट पॉइंट कलेक्शन, इंक्वेस्ट पॉइंट का लिस्ट, ये सब को रिकन्सिलेशन करने के बाद और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद आज कलेक्टर बालेश्वर फाइनली हैज कंफर्म्ड द फाइनल फिगर ऑफ डेथ टू बी 288। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बजाज फिनसर्व ने म्यूचुअल फंड कारोबार में एंट्री ले ली है। कंपनी को सेबी की तरफ से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का इरादा जल्द ही 7 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का है। बजाज फिनसर्व की म्यूचुअल फंड कारोबार में आगे क्या योजनाएं हैं, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी हां, बजाज फिनसर्व अब ऑफिशियली म्यूचुअल फंड बिजनेस में फोरे कर लिया है। यहाँ जो कंपनी के 7 प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। जो 7 प्रोडक्ट्स हैं उनके अगर आप कैटेगरीज देखें तो ये 7 फंड्स होंगे: लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, ओवरनाइट फंड, आर्बिट्राज फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और साथ ही साथ फ्लेक्सी कैप फंड भी लॉन्च करने की योजना है। ये इनिशियल प्लान है कंपनी का। आगे जाकर कंपनी देखेगी किस तरीके से आगे एक्सपेंशन करना है। हालांकि कंपनी ने कोई टारगेट नहीं दिया है कि किस तरीके
का AUM या कस्टमर्स यहाँ पे जोड़े जाएंगे, लेकिन कहना यही है कि वो टॉप कंपनीज में रहना चाहती है जो टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं। ऑल्दो ये 41st कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस में फॉरे की है, लेकिन लास्ट जो लेट मूवर एडवांटेज है, यानी कि क्या सही जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, उसकी एनालिसिस करने के बाद कंपनी ये सोचती है कि वो उस एडवांटेज को लेकर म्यूचुअल फंड बिजनेस में फोरे करने जा रही है। आप देखेंगे कि 1 महीने के भीतर इनमें से जो एक प्रोडक्ट है वो रोल आउट हो जाएगा। सेबी ने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड बिजनेस को मार्च के महीने में मंजूरी दे दी थी, और अब इसके बाद ये जो 7 प्रोडक्ट्स हैं वो सेबी पे फाइल कर दिए हैं, और उम्मीद यही है कि बहुत ही जल्द ये धीरे धीरे एक एक करके प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मेटल और माइनिंग से जुड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार मिनरल्स की कीमत तय करने के नियमों में बदलाव करने वाली है। एक्सक्लूसिव खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, माइनिंग कंपनीज के लिए राहत की खबर है। दरअसल सरकार ने यह फैसला किया है कि मिनरल्स के लिए एवरेज सेल प्राइस के कैलकुलेशन का जो मौजूदा मेथड है, जो तरीका है, उसमें बदलाव किया जाएगा। नए तरीके के हिसाब से एवरेज सेल प्राइस कैलकुलेट करते समय रॉयल्टी के ऊपर रॉयल्टी जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, और इससे संबंधित बदलाव की तैयारी जो है माइंस मिनिस्ट्री ने शुरू कर दी है। जो मौजूदा मिनरल कंसेशन रूल 2016 है उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, और इससे संबंधित बदलाव की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। भी जानकारी मिल रही है कि इससे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, चाहे वो आयरन ओर हो, मैग्नीज हो, क्रोम हो या दूसरे मिनरल्स हो, उसकी कीमतें भी आने वाले दिनों में कम हो सकती है। माइंस मिनिस्ट्री ने कमेंट्स भी इनवाइट किए हैं जो हाई पावर्ड कमेटी है उसकी सिफारिशों के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था इसके मसले पर, और कमेटी ने यह सिफारिश की है कि रॉयल्टी ऑन रॉयल्टी चार्ज करना रेवेन्यू अर्जित करने के लिए ये गलत है, और इससे जो है ऑक्शन वैल्यू में कमी आती है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटीमेंट भी खराब होता है। लिहाजा कमेटी ने ये सिफारिश की है कि बिना रॉयल्टी का जो सेल प्राइस, एवरेज सेल प्राइस है, वो निर्धारित की जाए, क्योंकि ऑलरेडी सेल वैल्यू में रॉयल्टी जो है वो शामिल है। लिहाजा जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है उसको ये सिफारिश की गई है, उसे ये कहा गया है कि जब भी वो अगले महीने के लिए एवरेज सेल प्राइस निर्धारित करे तो उसमें रॉयल्टी को शामिल न करे। इससे एक तरफ जहां जो एनोमलीज हैं प्राइस फिक्सेशन में मिनरल्स की जहां बात करें वो खत्म होगी, साथ ही साथ रियल प्राइसेस है मिनरल्स के उसमें भी कमी लाने में मदद मिल सकती है। हमें जानकारी मिल रही है कि इससे संबंधित जो फाइनल प्रपोजल है वो जल्द ही माइंस मिनिस्ट्री कैबिनेट को भेजने वाला है, और उसके बाद इस बदलाव को लागू किया जाएगा। आगे स्मार्टफोन सेगमेंट में मजबूत होल्ड के इरादे से सैमसंग नए प्रोडक्ट पर लगातार फोकस कर रहा है, और हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी F54 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। फोन की खासियत यह है कि ये अफोर्डेबल प्रीमियम स्मार्टफोन की कैटेगरी में आता है, और इस वजह से इसकी कीमत 30,000 के अंदर ही है। क्या इस फोन की खासियत और सैमसंग की आगे की क्या प्लानिंग है, स्मार्टफोन का मार्केट किस तरह से कंपनी देख रही है, इस पर कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजू पुल्लन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। राजू पुल्लन, सीनियर वीपी सैमसंग इंडिया से, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही, गैलेक्सी F54 का लॉन्च, लेकिन जिस कैटेगरी में आप इसको लॉन्च कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली आप क्या टारगेट की कोशिश कर रहे हैं, और आप क्या नंबर्स देख रहे हैं इस फोन के साथ में? समीर, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इस फोन का जो आविष्कार हुआ है, इसका आविष्कार हुआ है कंज्यूमर इनसाइट से। हमें जब भी हम कंज्यूमर से बात करते हैं, क्योंकि सैमसंग इंडिया में नंबर 1 ब्रांड है, और इंडिया में करीबन 27 साल से सैमसंग रह चुका है, और लास्ट 10 साल से सैमसंग नंबर 1 सेलर रह चुका है। हमारा कंज्यूमर हमेशा ये बोलता है कि उनको एक फोन वो चाहिए जिसमें अल्टीमेट कैमरा एक्सपीरियंस हो, स्पेशली जो मिलेनियल कंज्यूमर्स हो या एमजी कंज्यूमर्स हो। और मुझे बेहद खुशी है कि गैलेक्सी F54 5G जो है, जो हम बोलते हैं कि ये जो है सैमसंग का F सीरीज में सबसे बेहतरीन और प्रीमियम फोन है। इसमें अगर आप देखोगे कि इट इज नॉट ऑल अबाउट कितना मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर है। उसके अलावा OIS जो है जिससे नो शेक कैम होता है, नाइटोग्राफी है, एस्ट्रोलैप है, पावर पैक कैमरा है। ये that is the biggest draw that this phone has got. It's got a very powerful camera, and of course it has got a great design. Not only that, it's got an outstanding long-lasting battery which will last up to 2 days, which has got a 6000 mAh battery as well. Okay.
सर, ये जो 10 to 30,000 की रेंज है, स्पेशली जो 5G सेगमेंट में है, इसमें नंबर्स क्या बता रहे हैं कि अभी सेल्स वॉल्यूम क्या है, किस तरीके का प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, और सैमसंग स्ट्रेटेजिकली इसमें और अपने आप को कैसे मजबूत बनाना चाहेगा? समीर, इंडिया में जो है सैमसंग का हमेशा स्ट्रैटेजी रह चुका है कि हम 5G फर्स्ट कंपनी होगा स्मार्टफोन में। और मुझे खुशी है ये बोलने के लिए कि सैमसंग इज द नंबर 1 5G ब्रांड इन इंडिया, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर वी हैव बीन डूइंग रीजनेबली वेल, एंड दैट इज एट द बैक ऑफ इनोवेशन। जब भी हम कोई नए फोन लेके आते हैं, इसमें इनोवेशन और 5G ये जो दोनों साथ में चलता है। और बेहद खुशी है कि जो अप्रैल का जो रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले आए थे, उसमें हमारा शेयर करीबन 28% है। इसका ये मतलब है कि कंज्यूमर का जो विश्वास, सैमसंग 5G एक्सपर्ट है और 5G का एक्सपर्टीज ये सैमसंग में है, इसके लिए कंज्यूमर वो विश्वास करती है, और वो विश्वास जो है हम आगे लेके जाएंगे विद द F54 5G विच इज आवर प्रीमियम F सीरीज 5G हैंडसेट। बढ़ते हैं आगे। 8 जून यानी गुरुवार को रिजर्व बैंक की पॉलिसी आने वाली है। इसको लेकर आज से आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू हो गई। इस बार क्या आरबीआई ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकेगा? आरबीआई पॉलिसी पर हमने एक पोल किया। पोल्स क्या कहता है, बता रहे हैं हर्ष। रिडक्शन की संभावना कम है, बट पॉज ये हमारा कंसेंसस व्यू है। सारे इकोनॉमिस्ट के साथ बात करके लग रहा है कि आरबीआई वापस पॉज करेगा ये पर्टिकुलर मीटिंग के बाद भी। अब जब हम फैक्टर्स को देखें तो इन्फ्लेशन 4.7% पे आया है। ऑफ कोर्स बेस हायर था। 2022 अप्रैल में इन्फ्लेशन ने एक टॉप बनाया था। इंडियन इन्फ्लेशन लास्ट 3-4 इयर्स का एक टॉप है 7.8% का। तो अप्रैल 2023 ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर नंबर देखें तो स्लाइटली कम आया है, जो कि एक बड़ी रिलीफ नहीं है क्योंकि वो हायर बेस पे था, पर फिर भी एक पॉजिटिव लेते हुए कम आया है। दूसरी बात है कि सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट पॉज करंटली कर रहे हैं, या तो इनफैक्ट अब रेट घटाने की भी एक कमेंट्री, एक टाइप ऑफ पोटेंशियल की बातें चल रही है। तो उसके वजह से पॉज एक अच्छा डिसीजन होगा आरबीआई से, और यही इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ फ्रंट पे ऑफ कोर्स FY23 का ग्रोथ हमारे जो एक्सपेक्टेशन से थे उससे ज़्यादा आया है, और FY24 के नंबर्स अब कैसे ट्वीक होते हैं वो भी आरबीआई एस्टिमेट्स के मुताबिक देखना पड़ेगा कि कैसे FY24 का ग्रोथ चेंज होता है, बिकॉज FY23 का अब बेस अराउंड 0.2 या 0.3% से बढ़ गया है। तो ये चीज़ पे नज़र रहेगी। आगे जाके इन्फ्लेशन कैसे इवॉल्व होता है। ऑयल $70 पर बैरल के आसपास अभी भी, WTI ब्रेंट $75 के आसपास। तो क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस चेंज करेगा और ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस लाएगा? तो वो एक बातचीत करने के लिए वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। और लास्टली सिस्टम लिक्विडिटी कैसे इवॉल्व होगी आगे जाके। VRRR काफ़ी कर रहा है आरबीआई, तो सिस्टम में से वो काफ़ी लिक्विडिटी सकआउट भी कर रहा है, पंपिंग भी कर रहा है करेक्ट टाइम्स पे। तो वो भी कैसे इवॉल्व होता है, ये तीनों 4 चीज़ पे नज़र रहेगी मार्केट की। और लगातार एमपीसी की मीटिंग और इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल बाजार की बात करते हैं। तो बाजार में जो आखिरी कुछ घंटों में रिकवरी नजर आई, उसकी वजह से लगातार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। निफ्टी निचले स्तर से करीब 70 अंक सुधरकर 18,600 के पास सपाट बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी में 63 अंकों की तेजी नजर आई। निफ्टी मिड कैप लगातार 12वें दिन तेजी पर बंद हुआ। स्मॉल कैप में भी शानदार तेजी दिखाई दी। 0.5% की तेजी पर यह बंद हुआ। निफ्टी रियल्टी इंट्राडे में आज 52 हफ्तों की रिकॉर्ड तेजी पर था और सबसे ज्यादा सेक्टोरल गेन यहां पर नजर आया। निफ्टी ऑटो ऑल टाइम हाई पर रहा। दिन भर बाजार की हलचल क्या रही, बता रही हैं पूजा त्रिपाठी। आज हमने देखा कि आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी देखने को मिली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, और हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई वो हरे निशान में हुई है। दिन भर रेंज में दायरे में कारोबार करने के बाद निचले स्तरों से रिकवरी। निफ्टी भी 18,600 के पास बंद हुआ और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे
तो 44,000 का लो लगाकर निचले स्तरों से करीब 150 अंकों से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली है और बैंक निफ्टी करीब 62 अंक ऊपर बंद हुआ है। अगर निफ्टी में टॉप गेनर्स की बात करेंगे तो आज अल्ट्राटेक, डिवीज लैब, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स, इन तमाम स्टॉक्स ने आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। आज सीमेंट शेयरों में काफी शानदार एक्शन था और हमने देखा कि सीमेंट में कोकिंग कोल के दाम जो घटे हैं उसका आज फायदा मिला और आज अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी सभी में अच्छी तेजी थी और इसके अलावा काफी सारे न्यूज फ्लो भी आ रहे थे जिसके चलते हमने देखा कि मिड कैप, स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो मजबूती थी आज ऑटो में, रियल्टी और हेल्थ केयर सेक्टर ने भी आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। वही कमजोरी थी आज आईटी और मेटल स्टॉक्स में आज के दिन दबाव देखने को मिला है। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों पर अगर नजर डालेंगे तो पांचों स्टॉक आज जो लूजिंग साइड पे थे वो आईटी स्पेस से ही थे। टेक महिंद्रा में 2% की गिरावट, इन्फोसिस नीचे था, टीसीएस, विप्रो, ओएनजीसी सभी में आज दबाव देखने को मिला और सबसे ज्यादा कमजोरी आज बना रहा था आईटी स्पेस के स्टॉक्स जो थे वो आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे थे। अब बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स की, तो यहाँ पर टॉप गेनर थे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, 5.5% की तेजी देखने को मिली। पीबी फिनटेक, टोरेंट पावर और टीवीएस मोटर्स में आज अच्छी तेजी थी और कुछ स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पर भी क्लोज हुए हैं। इसके अलावा अगर कमजोरी की बात करेंगे तो आज मिड कैप आईटी स्टॉक्स में ही वीकनेस देखने को मिली। परसिस्टेंट में करीब 4% की गिरावट थी, आईईएक्स में करीब 4% की गिरावट थी, कोफोर्ज और डिक्सेंटेक में भी आज करीब 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली है। तो आज मिड में भी आईटी मिड कैप स्टॉक्स में दबाव काफी ज्यादा देखने को मिला है। कुछ और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो आज हमने देखा कि एग्रीकेमिकल शेयरों में शानदार तेजी थी। शारदा क्रॉपकेम और धानुका एग्रोटेक जैसे स्टॉक आज चल रहे थे, करीब 10% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज शानदार तेजी थी। मुंजर, शोवा, पीपीएपी मोटिव, राणे मद्रास जैसे स्टॉक्स आज चल रहे थे और पीपीएपी मोटिव में हमने देखा कि 10% तक की तेजी आज के दिन देखने को मिली है। और आज भी हमने देखा कि जो शिप बिल्डिंग कंपनियां थी कल की तेजी आज भी कंटिन्यू थी। मजगांव डॉक यहाँ पर भी अच्छी मजबूती थी और कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच जैसे स्टॉक्स ये आज भी चल रहे थे। तो डिफेंस स्पेस में भी आज दूसरे दिन भी हमने देखा कि लगातार एक्शन बना हुआ था। कुल मिला के बात करें तो मार्केट के लिए आज दिन भर रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि निश्चित स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। और इधर सीमेंट शेयरों को देखें तो लगातार यहां भी तेजी नजर आ रही है। क्या है तेजी के ट्रिगर, बता रही हैं मानसी दवे। सीमेंट स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कई सारे ट्रिगर्स हैं, लेकिन शुरुआत हम कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वहां से करेंगे। सीमेंट कंपनियों के लिए इस वक्त अगर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पेटकोल और पेटकोक और कोल के प्राइसेस जो हैं उसमें लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। 2 साल के निचले स्तर पर कोकिंग कोल की कीमतें इस वक्त आती हुई दिख रही है। सितंबर 2021 के बाद के सबसे निचले स्तर है, 14.6% तक की गिरावट दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें मई में कोकिंग कोल की कीमतें जो हैं वो $9 प्रति टन गिरी है, जो कि 14.6% का डिप कह सकते हैं। और औसत दाम इस वक्त अगर आप देखेंगे तो $198 पर टन है। तो क्लियरली ये रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है, पेटकोक कोल के जो प्राइसेस, कोकिंग कोल के जो प्राइसेस, उसमें गिरावट है जो कि सीमेंट कंपनियों के लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट डेवलप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस भी आगे बढ़ने की उम्मीद है। डिमांड तो काफ़ी हद तक इंटैक्ट है ही और प्री इलेक्शन ईयर में इंफ्रा, रोड, सीमेंट ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जहां पर और ज़्यादा ट्रैक्शन बिल्टअप होता हुआ अमूमन दिखता है और इसी के चलते यहां पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी नज़र आ सकता है। और सीमेंट में जीएसटी में कटौती की संभावनाएं भी हैं। आने वाले दिनों में ये अनाउंसमेंट हो सकता है कि सीमेंट पर जो 28% की जीएसटी है वो कट कर 18% पर जा सकती है। अगर ये हो जाता है तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी सीमेंट कंपनी एंड कंज्यूमर्स के लिए भी। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है। डिमांड अच्छी है, लगातार इनके खर्चों में कमी हो रही है, इनपुट कॉस्ट में कमी होती हुई दिख रही है, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो घट रहे हैं। इससे काफ़ी हद तक सीमेंट कंपनियों के लिए फ़ायदा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे आने वाले दिनों में भी डिमांड जो है वो इंटैक्ट रहने की पूरी संभावना है। इस वजह से आप देख रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स में इतना एक्शन। और इधर मणिपुर में तमाम कोशिशों के बावजूद हिंसा थम नहीं रही। राज्य में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सेरी इलाके में फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान के शहीद होने की खबर है।
गोलीबारी में असम राइफल्स के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बढ़ती हिंसा को देखते हुए राज्य में 10 जून तक इंटरनेट बैन है। बता दें कि पिछले 1 महीने से चल रही हिंसा के बाद मणिपुर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उपद्रवी लगातार हिंसा कर रहे हैं। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहली बार यात्रा 62 दिन की होगी, जो रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। यात्रा को शुरू कराने से पहले प्रशासन पूरे इंतजाम को पुख्ता कर रहा है। सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रा के लिए सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा के सफल संचालन के लिए स्थानीय निवासियों का योगदान की बात कही है और उनकी अहमियत की बात की। मानसून की चाल की बात करते हैं। अरब सागर में बन रहा चक्रवात क्या केरल में मानसून का रास्ता रोक सकता है? क्या इससे मानसून के आने में देरी हो सकती है? भारतीय मौसम विभाग ने आज इन सवालों का जवाब दिया। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के पोरबंदर के दक्षिण में बना दबाव अरब सागर में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इसकी वजह से अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने लगा है। यही तूफान ही असल में मानसून की देरी की बड़ी वजह बना है। 6 जून है एक्चुअली एक डीप डिप्रेशन साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है ना। सो वो जो है 850 किलोमीटर गोवा का पश्चिम दक्षिण पश्चिम में है और बॉम्बे का जो है अराउंड 1100 किलोमीटर है दक्षिण पश्चिम में। ये सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है और ये सिस्टम जो है नॉर्दर्ली थोड़ा इनिशियली जाएगा और फर्दर इंटेंसिफाई होगा। नाइट तक आज साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा बाय इवनिंग और नाइट, और कल जो है 8 तक जो है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के ओवल में कल से ये मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम दूसरी बार फाइनल मैच में खेलेगी। पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 2021 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मात देकर आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। टेस्ट क्रिकेट में रोमांच का तड़का डालने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 2019 में शुरुआत हुई। यह टूर्नामेंट 2 साल चलता है और फिर इसका फाइनल मैच खेला जाता है। बारिश को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। यू हैव टू फोकस ऑन कि अभी क्या सिचुएशन है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो सारे प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ का पूरा ध्यान इसी चीज में है कि हम इस मैच में कैसे अच्छा कर सकते और जीत सकते। इट विल बी नाइस, सो विल वेट एंड सी व्हाट हैपेंस इट टुमारो। विल स्टार्ट अनदर चैलेंजिंग, द नेक्स्ट 5 days will be quite challenging for us and gives us the opportunity to win the championship. और चलिए जाते जाते आपको बुलंद भारत की, आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, एक बेहतर तस्वीर दिखाते हैं। भारतीय नौसेना ने आज हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र का कामयाब ट्रायल किया। इसे डीआरडीओ ने नेवी के लिए डेवलप किया है। नेवी ने वरुणास्त्र को मील का पत्थर करार दिया। ये अत्याधुनिक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इसका करीब 95% हिस्सा स्वदेशी है। वरुणास्त्र दुनिया का इकलौता टॉर्पीडो है जो जीपीएस लोकेटिंग एड सिस्टम से लैस है।